हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूं हर्षा। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद अनंत नारायण के साथ। ये एक कंडेंस्ड मैटर के फिजिसिस्ट हैं और मुंबई में स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ग्लास मैट्रिक्स और न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के ब्रॉड एरियाज में काम करते हैं। साथ में फ्रांस और जर्मनी की कुछ इंटरनेशनल लैबोरेटरीज में भी इन्होंने काम किया है। काफी सारे बुक्स में चैप्टर्स और पेपर्स के ये ऑथर हैं और साथ में इन्होंने वेस्ट रेमेडिएशन के फील्ड में कुछ इंटरनेशनल पेटेंट्स भी फाइल किए हुए हैं। इनकी बाकी की जानकारी मैंने वीडियो के लिंक में डाली हुई है, आप जरूर पढ़िएगा। आज प्योर साइंसेस के फील्ड को लेकर हम काफी इंटरेस्टिंग बातें इनके साथ करेंगे। तो डॉक्टर अरविंद, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नमस्ते टू ऑल आवर व्यूअर्स। यस यस। तो हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर अरविंद, आपकी जर्नी के साथ। कैसी रही आपकी स्टूडेंट लाइफ और आप जो अब काम कर रहे हैं वहां तक की यात्रा क्या थी, कैसी थी? ओके, राइट, बचपन से ही आई हैड एन इंटरेस्ट एंड अ क्यूरियोसिटी इन नेचुरल थिंग्स, लाइक स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। स्कूल में जब बोलते थे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं ड्यू टू क्लोरोफिल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन क्यों, क्लोरोफिल ग्रीन ही क्यों है, हरा नीला क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं, एटसेट्रा। दीज आर नॉर्मली क्वेश्चंस दैट सारे बच्चे पूछते हैं, लेकिन बचपन में दूसरी कक्षा से 10वीं कक्षा पहुंचते पहुंचते इनकी ये क्यूरियोसिटी पूरी तरह दबाई जाती है। लकीली मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, इन्होंने एनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया, जो चाहिए कह लेंगे, एंड वहां से आई देन गॉट इनटू द साइंसेस फॉर्मली। ये एक चीज है। एंड फिजिक्स के हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊं तो मुझे हमेशा मैथमेटिक्स में रुचि थी। अभी अगर आप चीन जाएंगे तो आपको चीनी तो सीखनी पड़ेगी, जापान जाएंगे तो जापान सीखनी पड़ेगी, जापानीज सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आपको फाइनली फिजिक्स या आजकल तो कोई भी साइंस में आगे बढ़ना है तो आपको प्रकृति की भाषा समझनी पड़ेगी, और जितना तक हम कह सकते हैं प्रकृति की भाषा इज मैथमेटिक्स। सो वो भी मुझे पसंद थी, एंड फिर वहां से बैचलर्स किए, फाउंड फिजिक्स इंटरेस्टिंग। बैचलर्स में मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बाद में फिजिक्स एंड मैथ, स्पेशलाइज्ड इन फिजिक्स। फिर मास्टर्स किया स्पेशलाइजिंग इन मटेरियल साइंस। फिर बीआरसी में एंट्रेंस एग्जाम्स आए, वो क्लियर किए, तो फिर पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए, एंड वहां से चलती जा रही है। एंड एज यू गो इनटू द सब्जेक्ट you discover more, how much more there is depth to it, and you keep proceeding that. right, wonderful. तो हम बात करेंगे प्योर साइंसेस के फील्ड की। तो प्योर साइंसेस के फील्ड में आजकल क्या चल रहा है, क्या अहम बातें हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट सोच रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं? अभी देखिए, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू क्लैरिफाई, या ये खुलासा करना पड़ेगा कि आजकल प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस के बीच में जो पहले लाइन हुआ करता था, पहले तो वो एक इंडो पाक बॉर्डर की तरह हुआ करता था, देयर इज नो क्रॉसिंग। आजकल आप देख लीजिए लिथियम आयन बैटरीज, जिसके लिए वेरी रिसेंटली जॉन डी गुडइनफ रिसीव्ड नोबेल प्राइज। दिस ये इसका साइंस हुआ था 30 साल पहले, और वो ऑलरेडी फील्ड में आ चुका है। और लिथियम आयन बैटरीज जैसे इन डिवाइस जिस पे हम बात कर रहे हैं, दे आर ऑल लिथियम आयन बैटरी वाला डिवाइस, राइट। सो एनीवे, सो प्योर साइंसेस में भी वी ट्राई टू हमेशा, अभी देयर आर फ्यू एरियाज, फॉर एग्जांपल अभी भी वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग टुगेदर क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी। सबसे छोटे परमाणु स्तर पर क्या हो रहा है, ग्रहों के स्तर पर, गैलेक्सीज, शायद पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर क्या हो रहा है, ये दोनों को साथ में कैसे लाएं? हाउ डू यू हैव अ unified picture of the universe? This is one of the big questions in theoretical physics. Condensed matter physics, जो मेरा kind of my working subject है, उसमें the biggest questions are, can you have a material जिसमें high energy density भी है, high ion mobility भी है? For example, जैसे इसके लिए बहुत सारा रिसर्च हो रहा है अभी, सोडियम आयन मटेरियल्स, redox couples, basically energy storage के लिए, right. तो दिस इज अ प्योर एरिया ही है अभी तक, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत जल्द आएंगे, राइट। केमिस्ट्री के हिसाब से भी
redox again, genetic chemistry, neurobiology, जो भी फील्ड देख लीजिए वहां पे there are many not only answers to older questions, sophisticated approaches to older questions, but also questions जो हमको पहले पता ही नहीं थे पूछना चाहिए. Like for example, अभी एंड इसके लिए बायोलॉजी में हाल ही में उसका नोबेल प्राइज दिया गया था. ये अभी तक तो माना जाता था कि प्राचीन मानव में होमो सेपियन इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम क्रो-मैग्नन, इज सेपरेट फ्रॉम निएंडरथल एटसेट्रा. बट अभी पता चला है कि डेनिसोवियंस, निएंडरथल्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस हैव इंटरमिक्स्ड. राइट, देयर आर जेनेटिक एविडेंसेस ऑफ दिस. एंड ये जीन्स का अंडरस्टैंडिंग, जेनेटिक सीक्वेंसिंग का अंडरस्टैंडिंग जो अभी टेकन फॉर ग्रांटेड है फोरेंसिक्स फील्ड में, this was pure science in the 1970s. And जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है मैडम, you will end up with this lead time between something being pure science to being applied science shrinking to less than 5 years. Okay. Like and इसी विषय पे if you don't mind मैं एक चीज बोलूंगा. हाँ. When the Queen was visiting the labs and she was asking the pioneers of electromagnetism कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रिसिटी लैब में बनाने के लिए बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट बन रहा है भाई, बट इसका काम क्या है? To which one of those guys asked, काम क्या है मैडम? एक बच्चे का काम क्या है? वो जब बड़ा होगा तो पता चलेगा. आजकल ये बड़ा होने का पीरियड इज गेटिंग स्मॉलर एंड टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ ह्यूज a role in accelerating these applications. Right. So anyway, my next question was that how is advancement in technology affecting, वो कैसे affect कर रही है जिस तरीके से हम pure sciences पढ़ते हैं और उसको उसमें research करते हैं, तो pros and cons दोनों होंगे. तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? तो इसमें मैडम this is actually a very interesting question because the common view is that technology बहुत benefit करती है या कोई बोलते हैं कि बहुत खराब है. Okay. सच में in truth science doesn't choose what it gives. Okay. ये हम पर है. Right. परमाणु ऊर्जा हम ऊर्जा के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, परमाणु हथियारों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Right. जैसे एनरिको फर्मी ने कहा था, चुनना तो हमारे हाथ में है, अच्छी तरह चुनिए, बस वही है. तो इस मुद्दे पे मैं बोलूंगा, पहली बात है साइंस के टीचिंग में. पहले तो ब्लैक बोर्ड्स थे, टेक्स्ट बुक्स थे, देयर वाज नो रियल वे विजुअलाइज करने के लिए कोई माध्यम नहीं था. अभी आप आजकल स्क्रीन पे सब दर्शाया जा सकता है, इमेजेस आ सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि पढ़ाने में लोगों की रुचि जागृत कर सकते हैं इस तरीके से. बिल्कुल. परंतु इसमें एक खास तकलीफ भी ये है कि एक आइडिया को पूरी तरह डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता. एक आइडिया अंदर आते ही चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट. तो हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए हैं. इम्पेशेंट भी होते हैं मैडम. और हर कोई थियरी, अभी देखिए, थियरी इज नॉट नेचर. आपका मैं फोटो खींच लूं या आप नहीं होते हो, आपका ये फोटो है, उस क्षण पे आप किस तरह कैमरा को देख रहे थे उसका चित्र है ये. राइट. इसी तरह से आपका कोई थियरी है, वो पूरे प्रकृति का ये नहीं है, आंकड़ा नहीं है. आपने बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस लगा के वो थियरी निकाला है. अभी तो अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, टूल्स ऑफ द साइंस जिसे कहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो, इक्वेशंस हो, स्क्रीन पे डाल के आपको यह अंदाजा नहीं लगता कि आपको ये टूल कब इस्तेमाल करना रोकना चाहिए. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच दीज टूल्स डोंट वर्क. करेक्ट. वो एक्सपीरियंस से, पढ़ने से और खुद अनुभव करने से ही आता है. तो एक स्तर पर आसान भी है, दूसरे स्तर पर ये लोगों को, जैसे आपने बोला, इम्पेशेंट करता है कि अरे यार हो गया, चलो अगला चीज के लिए जाए. अभी रिसर्च की तरफ बढ़े तो रिसर्च में ये काफी फायदा तो देता ही है. पहले बहुत बार चीजें मैथमेटिक्स में, मैं फिर से बोलूंगा, बहुत सारे इंटरपोलेशन करने पड़ते थे, अप्रोक्सीमेशन करने पड़ते थे. बहुत सारे सॉल्यूशंस इतने पेचीले थे, बड़े जो इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल जो हमारे दर्शक हैं जिनको फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं बोलूंगा द 3 बॉडी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेविटी फॉर एग्जांपल. इसका कोई
इसका एक्चुअली कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, बट इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन भी निकालना मुश्किल या फिर एंड examples of multi-body problem is calculating ground state of lithium, higher atoms, and exact ground state खाली hydrogen का calculate हुआ है. It's a two-body problem. But आजकल very good approximations are possible by just numeric brute forcing of problems. You can do quantum mechanical simulations on clusters approaching hundreds of atoms. So you get good statistics and good electronic behavior. Right. तो ये सब because processor power है, RAM है. जो पहले के जमाने में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में मेन फ्रेम होते थे, उससे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर एंड रैम आप जो डिवाइस पे बात कर रहे हैं उसमें है आजकल. करेक्ट. सो दैट रियली हेल्प्स नैरो डाउन ऑप्शंस. फिर आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे सटीक करके जो चाहिए आपको, आप वो मटेरियल कर सकते हैं. राइट. परंतु एक आखिरी और बहुत खतरनाक तकलीफ भी है इसमें, जो अक्सर आप सारे सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के बारे में बोल सकते हैं. जब इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से है आपके पास, अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन बिकम्स लाइक फास्ट फूड. आपको ये पता नहीं चलता कि वो इंफॉर्मेशन का क्वालिटी क्या है, कौन पेश कर रहा है, क्या उस व्यक्ति को उस विषय पर ओपिनियन देने के लिए उन्हें कोई हक है कि नहीं है वगैरह. अभी मैं हक की बात करूं तो इट हैज सोशल कॉनोटेशंस, बट वही है, वो एक्सपर्ट है कि नहीं, कि अपने खुद का कोई अल्टीरियर मोटिव्स है, तो दैट इज डिफिकल्ट. बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी इज अ बेनिफिट. लीड टाइम्स आर रिड्यूस्ड, ऑप्शंस आर ओपन, एंड एनीवन कैन बी राइट. So science, so information democratizes the science to a large extent. Yes. Super. तो डॉक्टर, मेरा अभी अगला सवाल ये है कि where does India stand in terms of infrastructure, faculties, facilities, if we speak about higher education in pure sciences की कहाँ पे है अपना देश? हालांकि गवर्नमेंट पुश कर रही है, काफी साइंटिफिक टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसे नर्चर करने की कोशिश कर रही है. IISER हमारे पास स्थापित हुए हैं. तो आपका क्या टेक है कि where do we stand? Well, madam, there are a few things here. देखिए, अभी लिटरेचर में हमेशा कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है, राइट. बट इफ यू लुक एट ऑल द कंट्रीज दैट आर हैविंग ग्रेट साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक मेघनाथ साहा आ गए, एक सीवी रामन आ गया, ऐसा नहीं. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन द साइंसेस बोथ इन प्योर एंड अप्लाइड फील्ड. तो कंट्री का एक सर्टेन स्केल होने का जरूरत है, एंड इंडिया अभी वो स्केल पे पहुंच रहा है. फर्स्टली. सेकेंडली, पहले 60s के दशक में देयर वर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स जहां पे हायर एजुकेशन वाज पॉसिबल इन इंडिया. आजकल देयर आर मेनी मोर, एंड अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ टाइम प्राइवेट प्लेयर्स आर आल्सो कमिंग इन, जो गवर्नमेंट के साथ साथ करियर ऑप्शंस दे रहे हैं R&D सेक्टर में फॉर इंडियन साइंटिस्ट्स. एंड इंडियन कंपनीज एंड इंडियन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वो साइज पे पहुंच चुका है आजकल कि उन्हें इंडिजिनियस रिसर्च की जरूरत है. अभी वो जमाना गया कि फॉरेन कंपनी वहां का जो भी माल है लेके आके बोलेगा चलो यार इनके लिए इतना काफी है, डाल दो. तो दैट सिचुएशन हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली. तो अभी गवर्नमेंट के पास भी हमारा GDP भी बढ़ गया है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा ज्यादा है, लोगों का नजरिया बदल गया है प्राइवेट सेक्टर में और इंडिविजुअल पीपल का भी. राइट. सो द फ्यूचर फॉर द साइंसेस इन इंडिया इज वेरी गुड. अभी रही बात फैकल्टीज एंड स्टाफ की, ये बड़ा देश है. मेनी पीपल, आवर डेमोग्राफिक इज यंग पॉपुलेशन जो हमेशा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है. तो इंडिया एक ऐसा सिचुएशन में है कि यहाँ पे आप कितना भी अच्छा फैकल्टी दे दो, कम ही पड़ेंगे. परंतु ये अच्छे फैकल्टीज आ रहे हैं अभी, बिकॉज इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू ब्रिंग फॉरेन टैलेंट टू इंडिया. जो वैसे बोलते हैं कि नहीं यार मैं कोई MIT में जाके रिसर्च करूंगा या स्टैनफोर्ड जाऊंगा, उनको आईसर जैसे आपने अभी बताया, बहुत सारे IITs में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, एंड बहुत सारे छोटे लोकल यूनिवर्सिटीज में भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टीज आर एक्चुअली वेरी गुड. राइट. बट एक चीज है
इंडिया में हमेशा, टू एवरीवन हु इज गेटिंग इनटू दिस फील्ड, आई विल से दिस, इट इज अ लॉन्ग रोड। जब आप इसमें आओगे तो एक चीज है, यू आर वर्किंग फॉर योर सेटिस्फैक्शन ऑफ फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू। बाय द टाइम यू गेट टू अ पीएचडी, यू आर गोइंग टू बी नियरली 28 to 30 years old. तब तक आपके सारे दोस्त लोग जो बीटेक बीई कर लिए हैं 24-25 की उम्र से नौकरी में लग जाएंगे, और उनका कमाई आपसे बहुत ज्यादा पेपर पे तो दिखेगा तभी के। राइट। You should be willing to not, you should not feel bad about it, and there can be social pressures by that. Yes, yes. So, but it is a long-lasting career path. Yes. Even after I know many of my senior colleagues जो retire होने के बाद भी उनको options हैं teaching में, research में, consultancy में. Lot of these options are not open to a BE engineer after they reach 60 years of age. Right, right, right. Again, there are exceptions, there are pros and cons. And the second thing I wanted to say is India में हमेशा intensity of competition is going to be high. Right. Entrance exams are going to be tough because as I said previously, हमारे पास faculties कम है, facilities कम है, लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, तो competitive intensity रहेगा. But instead of treating these as downside, if you prepare for these competitions properly, competitive exams properly, आपका basics will be very clear, and उसके आगे it is then up to the person to embrace the research ideology. बिल्कुल, बिल्कुल. Which means कि आगे जाके काफी सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी स्टूडेंट्स को. If anyone is thinking of जी हाँ, बेशक, because Indian companies are already putting up research. आप alternate energies में देखिए, सोलर में, हाइड्रोजन स्टोरेज, काफी बड़े स्तर पर काम हो रहा है देश में. Right. So that's fantastic. So thank you so much, Arvind ji, for sharing so much information with us. And I'm very sure कि जो काम आप कर रहे हो, आप जो हो, वो बहुत इंस्पायर करेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और जो जानकारी आपने दी है वो बहुत काम की होगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए. आगे भी हम और सवाल आपके लिए लेके आएंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, पर आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for being with us with Learning Project. Thank you everybody. Thank you.